So let us wait for 1 more minute. So let us start. So नेक्स्ट चैप्टर इज मेन मेमोरी। ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था, लेकिन अभी कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट ही किया था इसका। सो इसको आगे करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि इस वीकेंड में आपका फर्स्ट सेशनल नॉट एमएसटी क्यूज आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सेशनल इस एमएसटी सॉरी इस वीकेंड हो जाएगा। उसमें लैब का भी पोर्शन होगा और आपका क्या कहते हैं थ्योरी का भी पोर्शन होगा। तो इसकी जो वेटेज होगी उसके रिगार्डिंग आपको कोऑर्डिनेटर से आज मेल आ जाएगी, थोड़ी सी रीफ्रेम करी है रिगार्डिंग एमएसटी। तो आपके डिफरेंट अभी यहाँ पर एक सर्वर की बात चल रही है कि जो लेंगे, तो वो जब आ जाएगा तो उसके बाद हेल्ड किया जाएगा। आपके 3 क्विज होंगे, उसमें से बेस्ट 2 की लगेगी। मतलब एमएसटी को के लिए 3 होंगे टेस्ट, एमसीक्यू होंगे या 1 वर्ड या 1 लाइन। तो उन 3 में से 2 की बेस्ट 2 आपके कंसिडर किए जाएंगे। सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट? फिर हम आगे स्टार्ट करें। सो अनाउंसमेंट तो यार रिकॉर्डेड है, लेक्चर आप सुन लेना बाद में। कोई इसके रिगार्डिंग नहीं की तो वो आप सुन लेना। नहीं, जो सेशनल है वो 3 उसमें से नहीं होगा। ये तो अलग सेशनल है जो आपका क्विज था, प्रपोज्ड क्विज, थ्योरी क्विज प्लस लैब क्विज। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी देखो आपके लिए बेनिफिट क्या होगा। सिलेबस की बात की गई है कि अब सिलेबस भी चेंज हो गया है फॉर एमएसटी। वो सिलेबस अब डेडलॉक्स तक का होगा। तो जो क्विज का सिलेबस होगा थ्योरी क्विज का, वो भी डेडलॉक तक का ही होगा मेरे हिसाब से। क्लियर? देखो हम टर्म्स को पहले क्लियर कर लें कि जो एमएसटी की लीव में होने हैं उसको हम एमएसटी 1 2 3 बोल देते हैं कि तो उन एमएसटी 1 2 3 में से आपका बेस्ट 2 कंसिडर किए जाएंगे। ऐसे ही आपके थ्योरी क्विज और लैब क्विज इकट्ठा होगा जो इस वीकेंड में होगा। ये एमएसटी की बात नहीं हो रही, क्विज की बात की जा रही है। क्लियर? तो उसका सिलेबस भी शायद डेडलॉक्स तक का ही हो। वो आज आपको आ जाएगा कोर्स कोऑर्डिनेटर की तरफ से। ठीक है, सो यस, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो आज भी मेरे पास एक्चुअली वो स्टाइलिश नहीं है, तो मुझे था अभी नेक्स्ट वीक से क्लासेस हैं, तो मैंने अभी ऑर्डर किया हुआ है। एक 2 दिन लगेंगे उसको। सो तब तक हम ऐसे ही करते हैं। Program must be brought from disk into memory and placed within a process for it to be run। ठीक है, अब क्या है कि आपके पास ये तो मैंने मेमोरी हिरार्की में भी आपको बताया था कि जो प्रोग्राम है वो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में
लेकर आना पड़ता है, फिर वो रन करता है। तो इस चैप्टर में जो भी बात करेंगे हम मेन मेमोरी की करेंगे। मेन मेमोरी एंड रजिस्टर्स आर द ओनली स्टोरेज सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। अब यहाँ पर इसने मेन मेमोरी में क्या बोल दिया है, साथ में कैशे मेमोरी को भी मेन मेमोरी का ही रखा है उसी में। तो एक तो आपके पास रैम है, कैशे है, ये मेन मेमोरी और रजिस्टर्स, इनको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। क्लियर। अब देखो मेमोरी यूनिट ओनली सीज अ स्ट्रीम ऑफ एड्रेसेस, कि उसको स्ट्रीम ऑफ एड्रेसेस पता होती है, उसी को वो सी करता है मेमोरी यूनिट जो होगा। आगे क्या करता है, रिक्वेस्ट को रीड करता है, राइट करता है, ठीक है। जो रजिस्टर है वो फास्टर एक्सेस के लिए यूज होती है, क्यों, क्योंकि उसमें 1 सीपीयू क्लॉक साइकिल में आपका चल जाता है। मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए आपके पास मैनी सीपीयू साइकिल्स लग सकते हैं, दैट कैन कॉज अ स्टॉल। स्टॉल क्या होता है कि बीच में गैप, मतलब के वेट करते हुए रहना। कैशे सिट्स बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर्स, ये भी मेमोरी हायरार्की में हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर करेक्ट ऑपरेशन। प्रोटेक्शन चाहिए होगी, किस, वाई इट इज नीडेड प्रोटेक्शन, कि मान लो हर एक प्रोसेस की ऑपरेटिंग सिस्टम एक डिफाइंड रेंज देगा, ठीक है। लेट अस सपोज प्रोसेस 1 का 100 से 150 तक है। तो अगर कोई यूजर, मतलब अगर कोई प्रोसेस P1 100 से 150 के बीच के अलावा कोई और एड्रेस को एक्सेस करना है चाहेगा, तो वो क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट होना चाहिए, तो एरर जनरेट करनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये वाला स्टेप अभी हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट उसमें, आपको अभी इसी में आइडिया लग जाएगा। जैसे ये है, वैसे ये हो चुका है, मे बी कुछ स्टूडेंट्स ने ना किया हो, तो इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। A pair of base and limit registers define the logical address space. अभी के लिए इतना याद करो कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस कौन सी है, या लॉजिकल एड्रेसेस कौन से हैं जो सीपीयू जनरेट करता है, ठीक है। फिजिकल एड्रेसेस कौन से होंगे, जो एक्चुअल मेन मेमोरी के एड्रेसेस हैं, जो रैम के एड्रेसेस हैं या कैशे के एड्रेसेस हैं, वो क्या है, एक्चुअल या फिजिकल एड्रेसेस। लॉजिकल एड्रेसेस क्या है, जो सीपीयू जनरेट करता है। अब ये सीपीयू जनरेट क्यों करता है, ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों है, वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा इस कोर्स में, ठीक है। अब यहां पर देखो टर्म्स, देखो अ पेयर ऑफ बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स डिफाइन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। अब यहां पर देखो 0 ऊपर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब 0 से लेके 255999 तक इसके पास एड्रेसेस हैं। जो 25600 है, यहां से नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहां तक एड्रेसेस ले रखे हैं, 255999 तक, ठीक है। उसके बाद ये देखो 25600 से लेके 30039 तक प्रोसेस इसकी वो है, ठीक है। प्रोसेस 1 मान लो, यहां से प्रोसेस 2। तो अब इसकी बेस क्या है इस वाले प्रोसेस की, ये जो 30040 है, इसका बेस रजिस्टर में ये करेगा इसका स्टार्टिंग एड्रेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस प्रोसेस विल बी 30040 एंड एंडिंग एड्रेस क्या होगा इसका, 120899, सॉरी एंडिंग एड्रेस होगा 420939। तो इसकी लेकिन लिमिट कितनी है, 120900। हाँ जी, इस डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जो अभी एक्सप्लेन किया है, एनी प्रॉब्लम? क्लियर है ये? 120900 ये क्या है, देखो इसका डिफरेंस है। अब मैं आपको बोलता हूं कि 0 से 99 कितने एड्रेसेस होंगे, 0 से 99 कितने एड्रेसेस होंगे, 100। क्लियर।
तो इसी तरह से अगर आप इसको वो कंसिडर करोगे, ये 30040 इसका इंक्लूडेड है, 420939 तक चलेगा ये। तो अगर उस वहां से वहां तक देखोगे तो ये उसकी लिमिट को माइनस करोगे तो भी इतनी रेंज है उसकी। कितनी रेंज है? 120900। क्लियर ये? यस, 120900 आया, ये तो लिमिट में होगा ना, बेसिकली ये रेंज डिफाइन करता है। इस प्रोसेस की रेंज कहां तक है? 30040 से लेके 420939 तक इसकी रेंज है। अगर आप उसको कंसिडर करोगे तो ये कितना आएगा? 120900। क्लियर? अब ये डायग्राम, ये भी हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया है वैसे। इसमें देखो किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अब इसमें क्या है, सीपीयू ने कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। अब पहली बात, ये सारी मैपिंग कौन करेगा हमारे लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक हार्डवेयर यूनिट करेगा, दैट इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये सारी कौन हैंडल करता है? एक हार्डवेयर यूनिट होगा, दैट इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो अब सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, अगर वो बेस से कम है, अगर वो बेस से कम है तो वो क्या करेगा? ट्रैप या कोई एरर जनरेट करेगा। अगर मैं इसी एग्जांपल को लूं, अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूं जिसकी बेस 30040 से लेके 420939 तक है, अगर इस प्रोसेस के लिए एक एड्रेस जनरेट हो जाए 25,000 या सॉरी 256500, तो इस प्रोसेस के लिए वो क्या होगा? एरर जनरेट करेगा, क्योंकि ये इसके बेस से कम है। क्लियर? किसी को डाउट हो? सो अगर ये इससे कम है तो एरर जनरेट करेगा, एल्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब आगे प्रोसीड किया तो इसने बोला बेस प्लस लिमिट। अब बेस प्लस लिमिट है तो यहां पर क्या है? बेस 300040 और लिमिट क्या है? 120900। ये कितनी है? 420940। लेकिन क्या ये बेस प्लस लिमिट अगर हमने ऐड किया तो क्या आई? 420940। क्या ये ऊपर वाले प्रोसेस की एड्रेस रेंज में लाई करता है 420940? द आंसर इज नो। इसकी लास्ट एड्रेस क्या है? 420939। तो यहां पर, इसीलिए यहां पर इक्वल टू साइन नहीं लगा। क्लियर है ये? इसमें यहां तक किसी को डाउट? चलो अब एक क्वेश्चन करो, लिख लो आप अपने पास, क्योंकि मेरे पास राइटिंग के लिए नहीं होगा। सभी लिख लो। इफ अ प्रोसेस has the address range between 10,000 to 10,999, find the value of find the value contained in base and limit registers। ठीक है, एनीबडी बेस की वैल्यू बताओ और लिमिट की वैल्यू बताओ।
base is 10,000 and limit is not 11,000. no, limit is 1,000. तो यहां पर आप गलती खाओगे। क्लियर? लिमिट कितना होगा? 1,000। ठीक है, क्लियर है भाई जिन्होंने गलत किया था? यस, बेस प्लस लिमिट विल बी 11,000। तो वो लाई नहीं करेगा उसमें। तो अगर मैं नेक्स्ट एक तरह का क्वेश्चन कैसे बन सकता है ऊपर वाले केस में ही, इफ सीपीयू generates 10,500 logical address for an instruction, whether that address is legal or not, whether that address is legal or not। एड्रेस कितना है? 10,500। तो वो क्या होगा? एड्रेस लीगल होगा, मतलब परमिटेड है। अगर मैं बोल दूं इफ सीपीयू हैज जनरेटेड 12,500 लॉजिकल एड्रेस, तो वो क्या होगा? एरर, मतलब ट्रैप टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर दैट इज एड्रेसिंग एरर। ठीक है, अगर 12,500 होगा। तो ये क्लियर है एवरीबॉडी? सो नेक्स्ट करते हैं अभी। तो ये तो बेसिक है कि आपके पास अब इसमें क्या है, प्रोग्राम्स ऑन डिस्क रेडी टू बी ब्रॉट इनटू मेमोरी टू एग्जीक्यूट फॉर्म एन इनपुट क्यू। अब डिस्क के ऊपर वो जो मेमोरी में अभी रेडी हैं, तो वो क्या करेंगे, एक इनपुट क्यू वो बनाएंगे। इनकन्वीनियंट टू हैव फर्स्ट यूजर प्रोसेस फिजिकल एड्रेस इज ऑलवेज एट 000। अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही होगी कि ये चीजें क्या बोल रहे हैं। अब बातें ध्यान से सुनना कि जब आप हार्ड डिस्क पे कोई प्रोग्राम बनाते हो, उसकी प्री प्रोसेसिंग भी होगी, सारा कुछ हो गया, वो रेडी है, वो रेडी है मेन मेमोरी में, उसको हमने लोड करना है। ठीक है, तो आप तो चाहोगे कि जो प्रोसेस 0 है, ठीक है, सोर्स कोड में तो आपने जैसी हैश इंक्लूड किया तो वहां से आप कहोगे कि ये मेरी 0th इंस्ट्रक्शन है। लेकिन जैसी प्री प्रोसेस हो गया, क्या वो 0th इंस्ट्रक्शन आपकी 0th इंस्ट्रक्शन रहेगी आफ्टर प्री प्रोसेसिंग? नहीं, क्योंकि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम या एसटीडीआईओ का कोड उसके ऊपर अपेंड हो गया होगा। अपेंड तो सॉरी नीचे से बोलते हैं, मतलब ऐड हो गया होगा उसके पहले। तो मे बी जो आपकी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम थी वो 0th इंस्ट्रक्शन की बजाय 1,200 कोई भी आप लगा लो भी ऊपर उसके हैश इंक्लूड की जो प्री प्रोसेसिंग थी हेडर फाइल्स की, वो ऐड होगी। अब उसके बाद चलो मान लिया वो भी ऐड हो गया, आपका कोड कंपाइल भी हो गया। ठीक है, अब जैसी आप लोड करते हो, लोडिंग का मतलब जैसी आप हार्ड डिस्क से रैम में लोड करते हो, तो क्या उसका एड्रेस वही रहेगा? नहीं, उसमें ऑब्जेक्ट कोड आ जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका हमेशा चेंज होता जाएगा हर स्टेज में। यहां पर अगर आप देखोगे सोर्स कोड एड्रेसेस यूजली सिंबॉलिक, वो तो सिंबॉलिक है कि हम 0 से हम अपने लिए वो करते हैं। कंपाइल्ड कोड एड्रेसेस बाइंड टू रीलोकेटेबल एड्रेसेस। अब कंपाइल्ड कोड का मतलब क्या है कि आपका आपने जैसी किया जीसीसी माइनस हो तो आपकी वो या आपने कंपाइल किया तो एक ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, तो वो क्या हो गया? आपका कंपाइल कोड हो गया।
लिंकर और लोडर, यस, ये इंपॉर्टेंट है। ये लिंकर और लोडर का मतलब क्या है भाई? एनीबडी? लिंकर एंड लोडर, लिंकिंग क्या किस लिए होती है? यहां पर देखो, कोई मेरे को इस वन बाय वन बता सकता है कि इनका मतलब क्या है? नहीं, ये अभी मत बोलो इसको कि अगर आपको मैं लिंक करता है कोड को ओएस से, नहीं, नॉट लाइक दैट। लिंकर लिंक्स लाइब्रेरीज टू प्रोग्राम्स, यस, ये बिल्कुल सही है। लिंकर्स लिंक्स लाइब्रेरीज टू प्रोग्राम। अभी मैं इसकी आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि इसका मतलब क्या है। सी लैंग्वेज सभी ने की है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट होती है आपकी, ठीक है। प्रिंट एफ का कोड एज इट इज वो हो जाता है, लेकिन प्रिंट एफ को स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से कब हम उसको करेंगे? जब आपका प्रोग्राम, देखो कंपाइल टाइम पे तो वो ये चेक कर देगा कि प्रिंट एफ है, तो वहां भी प्रिंट एफ है, कंपाइल हो जाएगा वो, क्लियर, कंपाइल हो गया वो। लेकिन एक्चुअली प्रिंट एफ स्टेटमेंट में वो फंक्शन में आर्गुमेंट्स कब पास करेगा? लिंक करेगा जब वो रन टाइम में, ठीक है। अगर दो तरह की लिंकिंग है आपकी, स्टैटिक लिंकिंग एंड डायनेमिक लिंकिंग। तो ये वाला जो डायग्राम है, सोर्स प्रोग्राम, अब कंपाइलर, ये वाले स्टेप में क्या होगा, इससे पहले हम जनरली क्या करते हैं, प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने के बाद आपकी डॉट ओबीजे फाइल्स या ऑब्जेक्ट फाइल्स आपके पास बनेंगी, डॉट ओ फाइल्स, ठीक है। अब इसके पास ये जो लिंकेज एडिटर है, इसका मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनना। मैंने एक प्रोग्राम बना लिया, उस प्रोग्राम में या उस हेडर फाइल में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। किसकी? एक फंक्शन के लिया हुआ है, लेट अस सपोज प्रिंट, वो क्या प्रिंट करता है? प्रिंट एफ टीआईटी, ठीक है। और आपने एक, इस प्रोग्राम को आपने बना लिया, लेट अस सपोज l1.c। अब मेन डॉट सी में आपने क्या लिखा? आपने लिखा हैश इंक्लूड, जो किया उसको ही दूसरी वाले को भी हैश इंक्लूड कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, उसमें उस फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। अब जो इस तरह की लिंकिंग होगी कि आप स्टैटिक टाइम पे वो दोनों को लिंक कर रहे हो, दो प्रोग्राम्स को, तो वो क्या होगी आपके पास? स्टैटिक लिंकिंग, ठीक है। डायनेमिक लिंकिंग में क्या है कि अब इस प्रोग्राम में तो जैसे ही उसने उसको कॉल किया, तो एट द टाइम, टाइम बिफोर लोडिंग, आपको मालूम है कि आपका प्रोग्राम उस प्रोग्राम को कॉल कर रहा है और उसके साथ आपने लाइब्रेरीज को लिंक कर दिया, ठीक है। लेकिन डायनेमिक लिंकिंग में क्या होगा, यहाँ पे लोड मॉड्यूल का मतलब है कि प्रोग्राम आपका रैम में लोड हो चुका है। अब जैसे ही ये लोड हो गया, तो उसके बाद क्या है कि जैसे प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट पहले से ही उसकी लाइब्रेरी में रैम में पड़ी होगी। तो आपके पास क्या होगा कि एक प्रोग्राम को में ही आप केवल प्रिंट एफ यूज करते हो, नहीं, आप मल्टीपल प्रोग्राम्स में यूज करते हो। तो प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट है वो आपकी लेट अस सपोज पहले से ही लोड की गई है, बजाय कि आप हर प्रोग्राम में लिंक करो बार बार, तो उससे क्या होगी? मेमोरी वेस्टेज। उसको एक ही बार रैम में लोड किया गया है और सभी उसको यूज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पर लिख के नहीं बताया। एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ।
मान लो मेरे पास दो ये प्रोग्राम है L1, ठीक है। अब ये प्रोग्राम है मेरे पास ये m.c लगा लो। तो थोड़ा सा स्लो लिखा जा रहा है क्योंकि कोई स्टाइलस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो इसको m1.c और ये L1.c है। अब इसमें आपने एक printf का फंक्शन दिया हुआ है, आपने दिया हुआ है printf, मान लो आपने दिया है TIET, और ये कोई फंक्शन है लेट अस सपोज v1 में आपने डिफाइन किया हुआ है। तो इसने उस फंक्शन को यूज किया, इसने v1 को यहां कॉल किया, क्लियर। अब स्टैटिक लिंकिंग में क्या होगा कि बिफोर लोडिंग L1.c will link to M1.c। तो जैसी v1 हुआ तो v1 को कॉल किया, तो वो printf स्टेटमेंट आपकी इसके लिए ये इसने कोड को वैलिड कर दिया कि ये ठीक है, ठीक है। लोड मॉड्यूल में गया, जैसी v1 को मेन में चला तो उसने printf tit कर दिया। अब ध्यान से सुनना, लेट अस सपोज यहां पर m2.c है और ये भी v1 को कॉल कर रहा है। तो अब यहां भी स्टैटिक लिंकिंग हुई, तो अब यहां पर जितने m1, m2, m3, mn प्रोग्राम्स होंगे सभी ने v1 को यूज किया, तो क्या होगा, हर प्रोग्राम का साइज जब लिंक होगा, लिंक करके आप इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ भी v1 का कोड जाएगा, यहाँ भी v1 का कोड जाएगा, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो सारे अपेंड होंगे। तो क्या होगा, हर प्रोग्राम में v1 का कोड जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी स्पेस रैम में ज्यादा यूटिलाइज होगी। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि मेमोरी स्पेस क्यों ज्यादा यूटिलाइज होगी स्टैटिक में, अभी तक जो किया है? एनी डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। अब डायनेमिक में मेमोरी वेस्टेज क्यों कम होगी, ये देखो। वहां पर क्या होगा कि आपके पास लेट अस सपोज ये L1 है और यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं M1 Mn तक जो L1 को यूज कर रहे हैं। लेकिन हमने डायनेमिक लिंकिंग में क्या किया कि L1 को सीधा रैम में लोड कर दिया और ये प्रोग्राम्स भी रैम में लोड है। अब एट रन टाइम जिसको ये इसकी रिक्वायरमेंट है तो वो ये रन टाइम ही इसको एक्सेस हो जाएगा, प्रोसेसर बोला इसको एक्सेस हो जाएगा एंड mn। तो बजाय के L1 हर प्रोग्राम में ऐड होता जाए, जब जिसको रिक्वायरमेंट है वो उसको कॉल करके कर लेगा। तो इससे क्या होगी, मेमोरी वेस्टेज कम होगी। यस, डायनेमिक लिंकिंग में मेमोरी वेस्टेज कम क्यों होगी, इसमें किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट? चलो आप ये मुझे बताओ कि ये तो मैंने एक एडवांटेज बता दिया डायनेमिक लिंकिंग का, इसी को देखकर कोई और एडवांटेज इसका गैस कर सकते हो डायनेमिक लिंकिंग का?
ऑन स्टैटिक लिंकिंग। देखो, नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है डायनेमिक लिंकिंग का, वो है कि मान लो आपके पास ये L1 में जो हमने printf tit करवाया था, अब ये कोड आपका चेंज हो गया। पीछे मान लो ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है और आप इसके क्लाइंट हो, ठीक है। आप जो M1 है वो क्या है, इसका सर्विस प्रोवाइडर का क्लाइंट है। अब अगर स्टैटिक लिंकिंग है तो यहाँ पर अब इसने टाइट की बजाय अब नया कोड में क्या प्रिंट कर रहा है, ये TU इसने प्रिंट कर दिया। मतलब पहले टाइट था, अब उसने अपडेट कर दिया कि ये printf टाइट ना करे, printf TU करे। तो अब क्या होगा कि अगर स्टैटिक लिंकिंग है, इन केस ऑफ स्टैटिक लिंकिंग बिफोर लोडिंग, तो पहले टाइट के साथ इसने लिंक कर लिया, लेकिन बाद में इसने अब TU कर दिया। तो अब इन केस ऑफ स्टैटिक लिंकिंग क्या प्रिंट होगा, टाइट प्रिंट होगा या TU प्रिंट होगा? एनीबॉडी? ठीक है, टाइट प्रिंट होगा। क्लियर? सो यहां पर टाइट प्रिंट होगा। यस, अनलिंक एनी टाइम नहीं हम जयंत बोल सकते थे, जैसे इन्होंने, मैं आपको कमेंट्स ये बता देता हूँ जो चैट में आए हैं कि अनलिंक एनी टाइम हम इसलिए नहीं ज्यादा बोलते। ठीक है आपकी बात, लेकिन आपने जो प्रोग्राम बनाया था वो रैम में लोडेड है, तो वहां उसने लिंकिंग की डिमांड कर रखी है, तो हम अनलिंक कैसे करेंगे? हाँ, ये बोल सकते हो कि जब उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, जैसे इफ कंडीशन में आपकी लगी हुई है, तो कभी भी लिंक ही नहीं होगा। क्लियर? डायनेमिक लिंकिंग फास्टर प्रोसेसेस, आप चेक करो भी अर्पित, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। ठीक है, सो अब यहां पर जो डायनेमिक लिंकिंग के केस में क्या होगा कि आपने अब TU से टाइट से TU कर दिया है, तो अब जब टाइट से TU कर दिया तो क्या होगा आपके पास, TU वाला कोड था, आप तो पहले लोड ही आपने किया नहीं, स्टैटिकली आपने लिंक किया ही नहीं, तो आपके पास तो हमेशा अपडेटेड कॉपी ही मिलेगी। तो इसीलिए आपके पास, अगर जैसे आपके पास एप्स की अपडेट की ऑप्शन आती है, आप ऐसा थोड़ी है कि पूरे का पूरे को दोबारा से वो लोड करते हो, नहीं, आप जस्ट अपडेट के लिए क्लिक कर देते हो तो वो लिंक हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, तो इसी तरह से डायनेमिक लिंकिंग का क्या और क्या एडवांटेज है कि अगर पीछे से कोई लाइब्रेरी का कोड चेंज हो गया है तो वो आपके पास अपडेटेड कोड पहुंचेगा, बजाय कि स्टैटिक लिंकिंग के केस में क्या होगा, वो आपके पास अपडेटेड कोड नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो इसको इस वीकेंड तक मैं इसके ऊपर ना विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्राम्स आपको एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी, जिसको अभी भी क्लैरिटी नहीं है इसकी, तो और क्लैरिटी उसमें आ जाएगी। क्लियर? क्योंकि उसमें मैं वो चीजें थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस की बात हो जाएगी कि प्रैक्टिकली मैं बताऊं, लेकिन उसमें मैं बता दूंगा आपको कि ये चीजें हैं, तो एक लेक्चर छोटा सा 10-12 मिनट का डाल दूंगा। सो अब ये जो बात आई है
Address binding of instructions and data into memory addresses can happen at 3 stages. पहली बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है एड्रेस बाइंडिंग. व्हाट इज एड्रेस बाइंडिंग? कैन एनीबॉडी गेस व्हाट इज एड्रेस बाइंडिंग? यस एनीबॉडी? देखो एड्रेस अभी यस ठीक है. अब एड्रेस बाइंडिंग का मतलब क्या है कि आपके पास पहले तो कोई और एड्रेस था एक जगह पर, और दूसरी जगह जैसी आप गए तो आपको जो भी नया एड्रेस है उसके साथ आपको रिलेट कर दिया. जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं कि जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस. जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस. अब उसको फिजिकल एड्रेस से मैप करना है तो एक एड्रेस टाइप को दूसरी एड्रेस टाइप से आप मैप कर रहे हो. दैट मैपिंग इज कॉल्ड एज एड्रेस बाइंडिंग. अभी भी लेकिन मैंने ये चीज आपको नीड नहीं बताई है कि लॉजिकल एड्रेस डिफरेंट क्यों है आपके एक्चुअल फिजिकल एड्रेस से. ठीक है, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अभी के लिए वो इतना समझ में नहीं आएगा कि ये हम क्या बातें कर रहे हैं. मे बी एक दो लेक्चर्स के बाद ही आपको वो समझ में आए जब हम पेजिंग सेगमेंटेशन के को देखेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एड्रेस सॉरी कंपाइल टाइम. इफ मेमोरी लोकेशन नोन अप्रियोरी का मतलब कि पहले से ही पता है एट द कंपाइल टाइम के रैम में या मेन मेमोरी में आपका एड्रेस एक्चुअल एड्रेस क्या होगा, तो उस तरह की एड्रेस बाइंडिंग को हम कहेंगे कंपाइल टाइम बाइंडिंग. अगर नॉर्मल लाइफ में आप देखो, आप ट्रेन की टिकट रिजर्व करवाते हो तो उसमें आपको सीट नंबर आ जाता है. ठीक है, तो आपको पहले से ही पता है कि बहुत पहले से कि आप गए और आपने वही सीट पे बैठना है. ठीक है, या मूवी थिएटर का आप लगा लो एग्जांपल, वो भी ऐसा ही एग्जांपल है. सेकंड है लोड टाइम. लोड टाइम के जस्ट बिफोर लोडिंग आपको पता होगा कि आपका सीट नंबर कौन सा है. जैसे पहले एयरलाइंस की आप एग्जांपल लगा लो कि वहां पर क्या होता है कि जो नॉर्मल टिकट होती है तो आप पहले से आप सिर्फ टिकट बुक करवाते हो. ज्यादातर केसेस में जो इकोनॉमी क्लास की है, अगर आपने पहले से सीट नंबर लेना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है. लेकिन फिर आपको आप एक्चुअल सीट नंबर कब पता लगता है नॉर्मल केस में? जब आप टिकट काउंटर पे जाते हो तो वो आपको सीट नंबर दे देते हैं, तो वो आपका सीट नंबर जो भी आपको मिला है. तो इस टाइम इसको इसमें कैसे कि बिफोर लोडिंग ऑफ प्रोग्राम इनटू मेमोरी आपको पता चला कि इसका ये वाला लोकेशन होगी, तो वो क्या होगा आपका लोड टाइम बाइंडिंग. यहां तक किसी को डाउट हो भी? कंपाइल टाइम बाइंडिंग एंड लोड टाइम बाइंडिंग में डिफरेंस. कंपाइल टाइम में बस क्या है कि कंपाइल टाइम पे ही पता चल गया आपको कि आपका एक्चुअल फिजिकल एड्रेस क्या है. क्या आप बता सकते हो कि कंपाइल टाइम एड्रेस या एड्रेस बाइंडिंग और लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग में डिफरेंस एक्चुअल में क्या होगा? देखो, जब भी कंपाइल करते हो और लोड करते हो तो थोड़ा सा डिफरेंस इस डायग्राम से भी आपको पता चल जाएगा. जैसे ही लोड करते हो, लोड से पहले स्टैटिक लिंकिंग वगैरह या अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स आपके लिंक होते हैं, तो फिर बाद में आप लोड करते हो तो उससे एड्रेस जो लेट अस सपोज जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है दैट में बिकम फोर्थ और फिफ्थ इंस्ट्रक्शन. क्लियर? नहीं, लो टाइम डायनेमिक नहीं है अभी. शुभम, लो टाइम डायनेमिक नहीं है.
देखो डायनेमिक क्या होता है कि डायनेमिक तो आफ्टर लोडिंग होगा ना, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तब उसमें आप डायनेमिक बोलोगे, इसमें डायनेमिक आप बोल ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लोडिंग से पहले आपके अदर जो लिंकिंग होती है, स्टैटिक लिंकिंग, अदर मॉड्यूल्स लिंक होंगे, ठीक है, तो वो वाली से आपका एड्रेस हिल जाता है। तो अगर वहां उस स्टेज पे पता है आपको बिफोर लोडिंग, तो उसको लो टाइम एड्रेस बाइंडिंग कहेंगे। एट द टाइम ऑफ कंपाइलिंग पता है तो उसको कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग बोलेंगे। यस, एग्जीक्यूशन टाइम पे कि जैसी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कर रहा है तब भी वो अपना बार बार प्रोसेस जैसी एग्जीक्यूट हो रहा है तो अपना एड्रेस चेंज करे। तो इसके लिए क्या होगी वो, जब अगर ऐसा हो तो बाइंडिंग आपकी डिलेड होगी, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम पे भी वो बार बार अगर चेंज कर रहा है तो मैपिंग आपकी चेंज होती जाएगी। हाँ जी, ये कब होगी? अभी तक आपने ऐसा कब देखा है कि आपकी रन टाइम पे आपका एड्रेस चेंज हो जाए? अभी तक जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है कि रन टाइम पे उसका एड्रेस चेंज होता जाए। पॉइंटर्स को छोड़ो, आप इसकी बात करो, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट की बात करो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, कि आपने कुछ ऐसा पढ़ा हो कि आपका रन टाइम पे आपके एड्रेस चेंज हो रहे हो? थोड़ा सा अगर सोचोगे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फॉक पे तो आपका ये जरूरी नहीं है, फॉक पे तो आप बोल नहीं सकते ऐसे ना, हमेशा जरूरी नहीं है। यस, एक आपने टर्म पढ़ी थी मीडियम टर्म शेड्यूलर। वो क्या करता था, प्रोसेस को मेन मेमोरी से भी आपको कई बार प्रिंट कर स्वैप इन स्वैप आउट करते थे, बिल्कुल। तो जब प्रोग्राम आपका स्वैप आउट हो गया तो दोबारा वो अभी भी देखो है तो वो उसी में है ना, रेडी स्टेट से लेकर वो शेड्यूल, वो क्या कहते हैं आपका सस्पेंडेड स्टेट में, ठीक है। तो जैसी वो गया बाहर तो दूसरी बार उसको ये नहीं पता जब मेन मेमोरी में वो लोड होगा कि वो पुरानी लोकेशन पे हुआ है या उसके अलावा किसी लोकेशन पे हुआ है। क्लियर? जबकि वो प्रोग्राम अभी इन एग्जीक्यूशन है। ऐसी होता है ना, उसको टाइम शेयरिंग में आपने दिया लेकिन फिर वो प्रोग्राम स्वैप आउट हुआ और फिर जैसी स्वैप इन हुआ तो ये जरूरी नहीं कि उसको सिमिलर लोकेशन मिले। तो यही कारण है कि जो आपका लॉजिकल एड्रेस है वो तो सेम रहता है, वो कहता है कि कम भी मैं तो इसी सीपीयू के तो उसी को लेकर चलता है, लेकिन एक्चुअल में उसको मैप कौन करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। वरना तो सीपीयू कोई एक्शन ही नहीं ले पाएगा कि उसकी लास्ट लोकेशन कौन सी थी इंस्ट्रक्शन की प्रोग्राम काउंटर में। तो अगर एड्रेस ही चेंज हो गया तो फिर वो सीपीयू कैसे देखेगा? ठीक है, तो सीपीयू के लिए तो लॉजिकल एड्रेस 0 से या जितनी मर्जी इंस्ट्रक्शन से वो तक है, लेकिन फिजिकल एड्रेस उसका चेंज होता जाएगा। तो इस पॉइंट में किसी को डाउट है? यू कैन आस्क, अगर इस पॉइंट में डाउट है, कहीं भी आज के लेक्चर में डाउट लग रहा हो आपको। देखो कल से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि लॉजिकल एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस क्या है, ठीक है। नीड क्यों हुई? एक नीड तो मैंने बता दी कि वो आपका स्वैप इन स्वैप आउट होता जाएगा, तो उस वजह से फिजिकल एड्रेस तो चेंज होता जाएगा, लेकिन सीपीयू की इंस्ट्रक्शंस के लिए वो अपने लॉजिकल एड्रेस के हिसाब से करेगा। यस, एनी डाउट? नो डाउट? तो यही अब कॉन्सेप्ट है, इस लाइंस को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस दैट इज बाउंड टू a separate physical address space is the central to proper memory management।
अब एड्रेस स्पेस का क्या मतलब है कि आपके पास इतनी एड्रेस स्पेसिस हैं, ठीक है। लेट अस सपोज आपके पास एड्रेस स्पेस इज ऑफ 32 बिट्स, दैट मींस 2 raised to power 32 एड्रेसेस आर देयर। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस अलग है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस अलग होगा, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम जनरेटेड बाय सीपीयू और इसको हम वर्चुअल एड्रेसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल एड्रेसेस तो है नहीं। एक्चुअल एड्रेसेस कौन से हैं आपके? फिजिकल एड्रेसेस। क्लियर? लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस आर सेम इन कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम्स, बट लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस डिफर इन एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम। हाँ जी, इस स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट हो? ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस आर द सेम इन कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम्स। देखो कंपाइल टाइम पे आपने देखो स्टार्टिंग में आपने कोड स्टार्ट किया, हैश इंक्लूड से किया, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अगर कंपाइल टाइम पे ही पता है आपको कि आपको मेमोरी में कहां पर जाना है, तो आपका वो एक ही बात है कि आपके प्रोसेसर ने भी उसी को देख लिया। लोड टाइम पे भी आपको पता है कि कहां पर जाना है, तो आपके प्रोसेसर के लिए वही आपका लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल। लेकिन चेंजेस कहां पर आई? जब रन टाइम की बात की गई, एग्जीक्यूशन टाइम की बात की गई। जब एग्जीक्यूशन टाइम पे एड्रेसेस चेंज हो रहे हैं तो फिजिकल एड्रेस तो सेम रहेगा, लेकिन सॉरी फिजिकल एड्रेस तो चेंज हो जाएगा, लेकिन लॉजिकल एड्रेस सेम रहेगा। क्लियर है या नहीं इस स्टेटमेंट को? अगर डाउट है तो बेटा पूछो। क्लियर है ये? चेंज क्यों हुआ एड्रेस? देखो फिजिकल एड्रेस चेंज हुआ, जैसे मैंने पहले ही बताया था, स्वैप इन स्वैप आउट वाला केस है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, लॉजिकल एड्रेस चेंज फिजिकल एड्रेस से कैसे मैप होगा? लॉजिकल एड्रेस चेंज तो वैसे नहीं होगा, लॉजिकल एड्रेस चेंज नहीं होता जनरली, क्योंकि वो लो टाइम से पहले आपका होता है। लेकिन जो भी उसकी मैपिंग की अगर बात कर रहे हो, तो जो मैपिंग होगी वो कौन करता है? अच्छा, चेंज फिजिकल एड्रेस, ठीक है, ठीक है। वो कैसे मैप करता है? आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हर बार करेगा वो चेक, जो हार्डवेयर डिवाइस है आपकी। वो आगे मैं आपको बताऊंगा भी कैसे। लॉजिकल एड्रेस नहीं आपका चेंज होगा। देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपका लॉजिकल एड्रेस तो सेम है, लेकिन बाद में आपका फिजिकल एड्रेस चेंज हो गया, तो वो मैप कैसे करेंगे? कौन करेगा? वो आपका करेगा एक हार्डवेयर यूनिट, दैट इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अगर आप यहां भी देखोगे, जो डायग्राम मैंने पीछे दिखाई थी आपको, यहां पर भी देखो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, तो यहां पर ये जो सारी किया है ये कौन करता है? बेस प्लस लिमिट, ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करके देगा आपके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये देख लो एक बार। तो यहां पर अभी मैंने एक दो स्लाइडें स्किप कर दी। सीपीयू था, उसने लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर दिया 346। तो जो उसका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ने बता दिया कि आपका रीलोकेशन रजिस्टर अब 14,000 है, तो उसका क्या बन गया? 14,346। तो वो उसने उसको एड्रेस कर दिया। ओके, ठीक है। तो कल का लेक्चर मैं तो ही लूंगा अगर मेरे पास स्टाइलस हुआ, वरना तो ऐसे मजा नहीं आता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा।